Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to all of you. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन इंटरप्रेटेड एज एन एनर्जी इक्वेशन। ये वो टॉपिक है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसका थोड़ा सा रिकैप हम करते हैं और इसी को फिर फर्दर जो है हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया था। तो ये जो लास्ट लेक्चर में हमने काम किया था दैट वाज बर्नौलीज इक्वेशन इंटरप्रेटेड एज एनर्जी इक्वेशन। कि हमने इससे जो प्रीवियस आर्टिकल्स थे उन आर्टिकल्स के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन को हमने ड्राइव किया मोमेंटम इक्वेशन से, यूं कह लें, ठीक है, या सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ के जरिए। लेकिन और इसी तरीके से यहाँ पे इसने बताया कि बर्नौलीज इक्वेशन को हमने वही जो मोमेंटम इक्वेशन थी उसी से ही जो एलर इक्वेशन बनी थी उसको इंटीग्रेट करके भी प्रीवियस दोनों आर्टिकल्स के अंदर हमने ऑब्टेन किया। ये जो दो आर्टिकल्स थे जिसमें एलर इक्वेशन स्ट्रीम वाइज कोऑर्डिनेट्स और एलर इक्वेशन फॉर कार्टियन और मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए एलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करके और स्ट्रीम वाइज कोऑर्डिनेट दोनों में हमने बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया था। अब हम इस आर्टिकल में हमने फिर ये देखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन को हीट इक्वेशन यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जरिए भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो उसमें बताया गया था कि एन इक्वेशन आइडेंटिकल इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन 6.8 6.8 बेसिकली दैट वाज बर्नौलीज इक्वेशन। के बर्नौलीज इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को हम हीट इक्वेशन के जरिए भी डिड्यूस कर सकते हैं या फिर जो है ड्राइव कर सकते हैं। और इसमें एक कहा गया कि आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस सेक्शन इज टू रिड्यूस एनर्जी इक्वेशन टू द फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन गिवन बाय 6.8। कि हमारा असल मकसद ये था इस आर्टिकल के अंदर कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करना था विद द यूज ऑफ एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन से मुराद ये कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जरिए इसको ड्राइव करना था। कंसीडर फिर उसको जब हमने ड्राइव किया वो कैसे ड्राइव किया था कि स्टडी फ्लो इन द एब्सेंस ऑफ शेयर फोर्सेस लिया। ये इसमें भी बल्कि ये आप लोगों को फिर बताया था मैंने कि इसकी जो लास्ट में रिस्ट्रिक्शंस यहाँ तक जो लिखी थी कि 7 रिस्ट्रिक्शन टोटल इम्पोज हुई। तो ये 7 की 7 रिस्ट्रिक्शन आपने पहले लिखनी है, उसके बाद फिर आर्टिकल को स्टार्ट करना है। रिस्ट्रिक्शंस हमेशा पहले लिखा करते हैं। तो बेसिक इक्वेशन क्या है जी? बेसिक इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दैट वाज क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट एस, ये शेयर वर्क रेट ऑफ वर्क डन, जो शेयर स्ट्रेस, शॉफट, अदर स्ट्रेसेस और वॉल्यूम फ्लो रेट, ये सारे जो हमने हीट इक्वेशन सबसे पहले राइट की। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कराई गई थी, ये जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई, जो ज्यूम की हमने रिस्ट्रिक्शंस, उन रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई किया और जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स खत्म हो रही हैं, एलिमिनेट हो रही हैं, उन टर्म्स को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर लिया। तो जो जो टर्म स्टडी की वजह से या डब्ल्यू रेट ऑफ वर्क डन ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, शाफ्ट स्ट्रेस, अदर वर्क डन, ये सारे के सारे हमने जीरो ले लिए। तो बाकी जो फॉर्म बच गई। अच्छा, इसके अंदर बस फर्क इतना था कि इस इक्वेशन में जिस वक्त हम यू और वी यूज कर रहे होते हैं तो इस स्मॉल यू को एज एन इंटरनल एनर्जी ले रहे होते हैं और वी को जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के तौर पे एज्यूम किया था। अच्छा, फिर हमने इस टाइप के स्ट्रीम वाइज जो स्ट्रीम ट्यूब ली थी कि बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन एक कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम किया था और जब उसके ऊपर वो कंडीशंस अप्लाई करवाई, कंडीशंस अप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास टर्म्स आई थी और उसमें एक टर्म रो वन वी वन ए वन सब में आई हुई थी दैट वाज एम डॉट, ठीक है ना। उन टर्म्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी विच वाज 6.14। अच्छा, 6.14 में और बर्नौली इक्वेशन में फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें ये वाला कंपोनेंट मौजूद नहीं था। तो हमने क्या कहा कि हमने इस एक रिस्ट्रिक्शन ले ली, 7वीं रिस्ट्रिक्शन, 7th रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी
कि हमने ये कह दिया कि ये वाली चीज को जीरो एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, इसको जीरो एज्यूम करने का मतलब क्या हुआ? इसको जीरो एज्यूम करने का मतलब ये हो गया कि ये सारी टर्म जब एलिमिनेट हो गई तो P1 ओवर रो प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू P2 ओवर रो प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस GZ2। ये चीज बच गई जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि P ओवर रो, V स्क्वायर ओवर 2 और GZ इन तमाम का सम कांस्टेंट है। मतलब फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी और सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी सेम वैल्यू देता है। मतलब ये कि तमाम की तमाम वैल्यूज क्या दे रही है? कांस्टेंट वैल्यूज दे रही हैं। अच्छा, ये भी बर्नौली फॉर्म थी, ये भी बर्नौली की तरह आइडेंटिकल इक्वेशन थी। दैट बर्नौली इक्वेशन वाज ड्राइव, इससे पहले जो इक्वेशन ड्राइव हुई थी वो न्यूटन सेकंड लॉ से यानी कि मोमेंटम इक्वेशन से आई थी, जो 6.8 को, जिसको हमने पहली दफा बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की यहाँ पे। और 6.5, 6.15 और ये जो आई है ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या हीट इक्वेशन से ड्राइव की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन ये जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट आल्दो के वे से ड्राइव की गई हैं। इसका मतलब ये डिज़ाइन की गई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल से, और डिपेंड करता है इनकी रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इन पे इम्पोज होती हैं। अच्छा, उसमें फिर फर्दर हमने ये कहा, मैंने आपको ये बताया था, ये मैंने अब हाईलाइट कर ली थी ये वाली रिस्ट्रिक्शन कि U2 माइनस U1 माइनस डेल्टा Q ओवर DM। ये लास्ट जब आर्टिकल हम कर रहे थे उसी की रिकैप्सुलेशन चूंकि मैं ये कर रहा था आप लोगों के सामने, तो मैंने बताया था कि आप लोगों ने इसका जो प्रूफ है ना वो देखना है कि इसका ये जो प्रूफ होगा ये जो कि ये इक्वल टू जीरो कहाँ से आता है या पॉसिबल भी है कि नहीं ये वाली टर्म का जीरो होना, जो सेवंथ रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली इसके अंदर। तो ये मैंने कहा था कि इसको आप लोगों ने देखना है, तो इसका प्रूफ साथ में नीचे दिया हुआ था। कहाँ दिया हुआ था? एज एन कोई एग्जाम्पल 6.7, 6.7 एग्जाम्पल के अंदर ये चीज जो है इसका प्रूफ जो है वो गिवन था। क्या गिवन है जी? इंटरनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी ट्रांसफर इन फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो के वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। कंसीडर फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद हीट ट्रांसफर, शो दैट U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर DM। हमने ये शो करना है कि U2 माइनस U1 डेल्टा Q ओवर DM के इक्वल होता है। फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा हो ये गिवन है क्योंकि इसके अंदर तीन चीज़ें दी गई हैं कि फ्रिक्शनलेस है, इनकम्प्रेसिबल है और हीट ट्रांसफर के साथ है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। ओके, इसका प्रूफ जो है वो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। इन जनरल इंटरनल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज U ऑफ T इंटू V, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी होती है। ठीक है, टेम्परेचर से मुराद है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। एंड न्यू, ये जो न्यू है दैट वाज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये जो न्यू है दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हमने कंडीशन इंपोज कर दी इनकम्प्रेसिबिलिटी की, इसका मतलब देयर विल बी नो चेंजेस इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये जो न्यू है दैट विल बी एज्यूम्ड एज कांस्टेंट टर्म। तो न्यू को हम क्या कर सकते हैं? एज अ कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे एज्यूम कर सकते हैं। तो न्यू को एज अगर कांस्टेंट ले लिया तो जो इंटरनल एनर्जी पहले हमारे पास फंक्शन ऑफ टी और न्यू थी वो हमारे पास क्या बन गई है? वो फंक्शन ऑफ टी बच गया सिर्फ, यानी कि अब इंटरनल एनर्जी पे उसका उसकी जो डिपेंडेंस है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो इंटरनल एनर्जी में सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम पे, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ जो है वो टेम्परेचर पे अब क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। वेल, फॉर एनी प्रोसेस, अच्छा यहाँ पे 10 द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ फ्लूइड इज डिटरमिन्ड बाय द सिंगल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी की जो थर्मोडायनेमिक स्टेट जो है वो सिर्फ टी के तरीके से डिटरमिन की जाएगी। फॉर एनी प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी चेंजेस
जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कैसे डिस्क्राइब होगी, जाहिर है U2 माइनस U1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड एट द एंड स्टेट्स। ये जो है टेम्परेचर ऑफ एंड स्टेट्स वन के फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर उन पर क्या डिपेंड करेगी। और गिब्स इक्वेशन हमें क्या कहती है, TdS इज इक्वल टू DU प्लस रो डी न्यू। अब गिब्स इक्वेशन तो ये होती है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी का, टेम्परेचर का और स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो एक रिलेशन होता है, लेकिन अब चूंकि हम इनकम्प्रेसिबिलिटी वाली कंडीशन ले चुके हैं तो इसका मतलब डी न्यू, न्यू एज अ कांस्टेंट है ऑब्वियसली, कि न्यू अगर कांस्टेंट है तो डी न्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये टर्म जब जीरो होगी तो बच गया TdS इज इक्वल टू DU। अच्छा, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो सिंस डी न्यू इज इक्वल टू जीरो, sorry, since the internal energy changes du between the specific end states is independent of the process, we take reversible process for which, तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंजेस जो du है उसके लिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस का जो रिलेशन लेते हैं TdS का, TdS इज इक्वल टू डी ऑफ डेल्टा क्यू ओवर DM, और ये किसके इक्वल होता है, du के। ये du के इक्वल क्यों आ गया, TdS बेसिकली d ऑफ डेल्टा क्यू ओवर DM होता है, लेकिन और TdS गिब्स इक्वेशन की वजह से du के भी इक्वल है। तो इस वजह से जो TdS की वैल्यू ये थी d ऑफ डेल्टा क्यू ओवर DM, इसको हमने क्या कर लिया, TdS की du वैल्यू के इक्वल सपोज कर लिया, और du क्या है, U2 माइनस U1, इसका मतलब U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर DM, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना तो बाहर वाला डी इसका कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू ओवर DM बच जाएगा, और उधर से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो U2 माइनस U1 आ जाएगा मेरे पास। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर DM, और U2 माइनस U2 माइनस U1 और डेल्टा क्यू ओवर DM को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस डेल्टा क्यू ओवर DM इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये जो चीज है, ये जो इसका एंड रिजल्ट है, ये बिल्कुल वही है जो प्रीवियस आप लोगों ने जब इसकी ये सॉल्व करते हुए ये जो रिस्ट्रिक्शन ली थी सेवंथ, कि ये तमाम सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है, ये वही चीज़ है जो अभी हमने प्रूव की है। वेल जी, ये हमने उसके अंदर जो सेवंथ रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ तक आप लोगों को एक काम मैंने असाइन किया था, ये वही चीज़ है जो कि टॉपिक था। ओके, अब मैं नेक्स्ट जिस चीज़ पे आ रहा हूँ वो टॉपिक है हमारे पास अनस्टेडी बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ तक जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो पूछ लें, मैं अनम्यूट आप लोगों को करता हूँ, जो इशू है आप लोगों के वो बताएं जी बेटे। जी, कुछ पूछने के लिए आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहें, अनम्यूट आप अपने आप को कर सकते हैं आप। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जावेद जी बेटे। सर हमारा जो क्विज होगा वो तो अब नहीं होगा ना, क्योंकि अब तो कल लास्ट लेक्चर है। तो कल लास्ट लेक्चर है ना, जी सर। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। जी करूं कंटिन्यू फिर मैं। ओके सर। और ओके, सर ये बता दें कि इसका सिलेबस कौन कौन सा सारा होगा या सिलेबस सारा ही है बेटे, सिलेबस इसमें 7 चैप्टर्स हैं टोटल। एक तो सर आपने वो दिया था, वो जो हमारे जो सीनियर का था, आपने एक लेक्चर दिया था वो भी था, आपने कहा था उनका जी होगा। जी, वो मैंने आप लोगों को दिया था, वो भी इंक्लूडेड है। ओके सर।
ओके, करूँ कंटिन्यू फिर मैं नेक्स्ट इस टॉपिक को? ओके। जी जी सर। Yes, unsteady Bernoulli equation, integration of other equation along a streamline. अब ये irrotational flows की बात आ गई। देखिए हम इनविसिड फ्लोज की बात कर रहे थे, इनकम्प्रेसिबल इनविसिड की। अब उसके अंदर एक स्पेसिफिक फर्दर जो कंडीशन है हम इम्पोज करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज इरोटेशनलिटी कंडीशन। ठीक है ना? तो इरोटेशनल की जब कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो फिर क्या होगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इरोटेशनल फ्लो इन सेक्शन 5.3। दीज आर फ्लोज इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स डोंट रोटेट। तो इरोटेशनल वो होते हैं जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स के अंदर रोटेशन नहीं होती, और इरोटेशनलिटी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं जिस मैथमेटिकल फॉर्म से, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 0। We recall that only stresses that can generate particles rotation are the shear stresses. Hence, the inviscid flows will be irrotational unless the particle were initially rotating. Using 5.14, we obtain the irrotationality condition del cross v is equal to 0. अब क्या है ये कि हमने क्या दिया कि सबसे पहले हम जिनके अंदर जीरो शेयर स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि रोटेशन जो है वो शेयर स्ट्रेसेस की वजह से है, तो जीरो शेयर स्ट्रेसेस का मतलब है कि वो सिवाय इसके कि अगर वो पहले से रोटेट ना कर रहे हो, हम वो कंडीशन ले रहे हैं जो इरोटेशनल वाली कंडीशंस हैं, और उसमें हमने क्या ले लिया, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। अब डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 क्या है? डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0, अगर आप v को यू आई डब्ल्यू यू को ये वाली आप लोग वैल्यूज लेना, अगर v को आप लोग u v और w लें। u v w का मतलब है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो u i प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ठीक है ना? तो अगर ये फॉर्म इसके लेके चलते हैं तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास डेल क्रॉस वी जो आता है वो इस सारे के साथ आई आता था, फिर जे आता था, फिर के आता था, इक्वल टू 0 रखेंगे तो आयत कंपोनेंट 0, जेथ कंपोनेंट 0, केथ कंपोनेंट 0। तो वहां से पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आई माइनस पार्शियल वी और पार्शियल जी इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल जी माइनस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल ये आ गया है। और इसी तरीके से ये वाली जो चीजें हैं ये उसके सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है रोटेशनलिटी कंडीशन हमने डेल क्रॉस वी की ले ली। अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाइड टू इरोटेशनल फ्लो। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन और इरोटेशनल फ्लोज के साथ फिर बर्नौली इक्वेशन का क्या बिहेवियर होगा या किस टाइप से हमें वो जो है नजर आएगी। इन सेक्शन 6.3 we integrated Euler's equation along a streamwise for steady incompressible inviscid flow to obtain Bernoulli's equation। 6.3 में आप लोगों को याद होगा Euler equation को जब हमने इंटीग्रेट किया था तो हमने Bernoulli's equation को ड्राइव किया था वहां से। Equation 6.8 can be applied between any two points of the same streamlines। 6.8 जो इक्वेशन है यानी कि ये बर्नौली इक्वेशन, इसको कह रहा है कि स्ट्रीमलाइन के कोई से दो पॉइंट्स के ऊपर क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, या यूं कह लें कि इसकी जो वैल्यू है तो अलोंग द स्ट्रीमलाइन कांस्टेंट रहती है। If in addition of being inviscid, steady and incompressible, the flow is also irrotational। लेकिन अगर इन सारी कंडीशंस के साथ एक फर्दर फालतू कंडीशन ये भी ले लें कि डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 भी ले लें, इनकम्प्रेसिबल भी ले लें, तो फिर जो एलर्स इक्वेशन थी जो वेक्टर फॉर्म में ये वाली थी एलर इक्वेशन, तो याद होगा आप लोगों ने एलर इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन को जब हमने ड्राइव किया था कभी, तो हमने ये कहा था कि ये एलर इक्वेशन लिखी थी हमने वेक्टर फॉर्म में, और फिर उसके तीनों कंपोनेंट की वैल्यू अलग-अलग से पहले हमने फाइंड आउट की थी। तो अब भी हम वैसे ही करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी डॉट डेल इंटू वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहां से चूंकि अब इनकम्प्रेसिबल है तो डेल क्रॉस वी इक्वल टू 0 ले लिया, तो वी डॉट डेल इंटू वी हाफ ऑफ डेल वी स्क्वायर बच गया, और ये वेक्टर फॉर्म मेरे पास आ गई। फिर वेक्टर फॉर्म में डी आर से डॉट प्रोडक्ट लेके उसको भी जब हमने सिंप्लीफाई कराया तो दोबारा से बर्नौली इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये काम सारा वही रहा है। अगर आप लोग इसका गौर के साथ कंपैरिजन करें ना अपने 6.3 आर्टिकल के साथ, ये मैं बैक जा रहा हूँ उसी आर्टिकल
में जहाँ पे हमने प्रीवियस ये काम किया था कि एलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट किया था, ये रहा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि इसको एलर्स इक्वेशन को जब इंटीग्रेट किया था ना, तो इसमें भी जो सेकंड टर्म थी हमारी वी क्रॉस डेल क्रॉस वी, वो एक वेक्टर वी क्रॉस डेल क्रॉस वी जो है, ये हमारे पास क्या होगी थी वैल्यू, ये 0 होगी थी, ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है। तो क्योंकि वी और डी एस जो एक दूसरे के पैरेलल थे, लेकिन अब हमने उस कंडीशन की वजह से नहीं की कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनको डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, नहीं। अब हमने एक दूसरी कंडीशन लगाई इनकम्प्रेसिबिलिटी वाली, काम उसके बाद सारा वही हुआ है, लेकिन अब हमने डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 कह दिया, क्योंकि अब इरोटेशनैलिटी वाली कंडीशन को इम्पोज करके फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करना था। तो इरोटेशनल कंडीशन को इम्पोज किया, तो डेल क्रॉस वी जो है मेरे पास 0 हो गया। पहले भी यही वाली टर्म 0 हो गई थी जब हमने एलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट किया था स्ट्रीम वाइज कोऑर्डिनेट के लिए, तो अब भी वही होगी। तो इससे भी दोबारा बर्नौली इक्वेशन आ गई, लेकिन अब बर्नौली इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशन आई है। अब बर्नौली इक्वेशन को जो ड्राइव किया गया है वो अंडर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन ड्राइव किया गया है, और वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, केयर रोटेशनल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है जी वेलोसिटी पोटेंशियल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में जो कह लें कि आप लोगों को न्यूमेरिकल अगर कभी आएगा पेपर के अंदर, तो न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आ सकते हैं आप लोगों को। आपको याद होगा स्ट्रीम फंक्शन ने किया था, और स्ट्रीम फंक्शन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे एक्सरसाइज में से। तो ऐसे ही अब ये दूसरा टॉपिक आ गया है स्ट्रीम फंक्शन। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो ना, पार्शल साई और पार्शल वाई को यू कहा था, माइनस पार्शल साई और पार्शल एक्स को वी का नाम दिया था। सिलेंड्रिकल और कार्टियन कोऑर्डिनेट में हमने साई स्ट्रीम फंक्शन, और फिर उसी को हमने शो दैट के स्ट्रीम फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन भी कहा था। और फिर ये भी कहा था कि हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो साई टू माइनस साई वन डिफरेंस ऑफ द स्ट्रीम वैल्यूज, स्ट्रीम फंक्शन वैल्यूज के इक्वल होता है। याद है ना आप लोगों को? तो वही उन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड अब आ गया है। वो स्ट्रीम फंक्शन था साई, अब एक नया फंक्शन हम इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं फाई। ये है पोटेंशियल फंक्शन। इसका नाम क्या है? पोटेंशियल फंक्शन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्ट्रीम फंक्शन के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को अलाउ कर दूं, साथ ही आप लोग जो है ना क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकेंगे, ठीक है? बिला वजह आप लोगों ने माइक ऑन नहीं करना। ओके, फॉर इरोटेशनल फ्लो वी कैन इंट्रोड्यूस अ कंपेनियन फंक्शन द पोटेंशियल फंक्शन। और ये इरोटेशनल के लिए क्या रहा के डिफाइन कराया गया है, क्या? v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। अब v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई से क्या मुराद है? फाई जो है अगर एक्स वाई जी ऑफ टी है, तो इसके अंदर ये याद रखिएगा ये रोटेशनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। अब वी की जगह पे डेल फाई पुट कर दिया, तो डेल क्रॉस डेल फाई यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, और वो हमेशा 0 होता है। तो डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वी वाकई ऐसा फंक्शन है, वी अगर डेल फाई लिया जाए माइनस डेल फाई तो तब आंसर 0 देता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है स्ट्रीम फंक्शन, ये हमारे पास इरोटेशनैलिटी कंडीशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इरोटेशनैलिटी कंडीशन को ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता है हमारे पास। अब हम फर्दर इसकी कंडीशंस की तरफ चलते हैं। 1 सेकंड, ये लाइट जरा चली गई, मैं इसका कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लूं। सर ये कांस्टेंट फंक्शन होगा फाई? सॉरी, सर ये फाई कांस्टेंट ही रखा जाएगा, ये चेंज हो सकता है तीनों कोऑर्डिनेट? नहीं नहीं, फंक्शन है बेटे, स्केलर फंक्शन, मतलब है स्केलर फंक्शन, लेकिन मतलब कांस्टेंट नहीं है ना, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है ना। जी सर, स्केलर है। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अच्छा, एक बात तो ये कि ये हमारे पास इरोटेशनैलिटी कंडीशन को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, और ये माइनस डेल फाई है। अब डेल फाई, डेल अगर अप्लाई करवाएं फाई के ऊपर, तो
फाई जो डेल होगा ना वो होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो और इक्वल टू ये वी है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है यू, और इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स। तो यू होता है माइनस पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स, वी होता है माइनस पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई, डब्ल्यू होता है माइनस पार्शियल फाइव और पार्शियल जी। आप लोगों में से साई के हिसाब से कोई मुझे बताएगा स्ट्रीम फंक्शन के हिसाब से यू और वी की क्या वैल्यूज थी? स्ट्रीम फंक्शन के हिसाब से, ये तो वेलोसिटी पोटेंशियल आ गया ना। किसी ने भी नहीं देखा हुआ इसका मतलब, ये भी अब मैं याद ही सर रखूंगा। देखा तो था, लेकिन सर अब जहन में नहीं आ रहा। वो यही था मैंने कि मैंने जो मैंने स्टार्ट में बोला भी था कि u इज इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई, और v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। जी सर। यहाँ पे ये रहा, u इज इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई, v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। ये किया था हमने काम पहले, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जी भी किए सर। थे। अच्छा, फाइव u चैप v और w को ये डिफाइन कर लिया हमने वेलोसिटी पोटेंशियल के हवाले से। अब हम वेलोसिटी पोटेंशियल कर रहे हैं फाई के हिसाब से u v और w को। अच्छा, फिर ये अगर डेल्टा जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डेल्टा की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल आर ई आर पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, आपको पता है थीटा कंपोनेंट के साथ 1 ओवर आर एक्स्ट्रा है, ई आर ई थीटा, और पार्शियल ओवर पार्शियल जी इनटू के। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो वी आर वी थीटा और वी जी की वैल्यू है वो है पार्शियल फाइव और पार्शियल आर माइनस के साथ माइनस 1 ओवर आर पार्शियल थीटा और पार्शियल फाइव और पार्शियल थीटा, और वी जी है माइनस पार्शियल फाइव और पार्शियल जी। ये वैल्यूज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। बिकॉज डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल फाई, ये इरोटेशनलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तमाम वेलोसिटी पोटेंशियल वैल्यूज के लिए। द वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, तो वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो इरोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है। इरोटेशनलिटी में बी वैलिड assumption फॉर दोज रीजन एज द फ्लो इन विच विस्कस फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, कि जहां पर विस्कोसिटी इरोटेशनलिटी वहां पे क्या कहते हैं वैलिड assumption हो सकती है, जहां पर इरोटेशनलिटी का जहां पे हमारे पास क्या हो विस्कस फोर्सेस जो है वो नेग्लिजिबल हो। द थ्योरी ऑफ इरोटेशनल फ्लो इज डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एन इमेजिनरी आइडियल फ्लूइड हुज विस्कोसिटी इज आइडेंटिकली जीरो, यानी कि ये आइडियल सिचुएशन ही होती है इरोटेशनलिटी वाली, क्योंकि इरोटेशनल फ्लो में द वेलोसिटी फील्ड में बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल फंक्शन, देयर इज ऑफन रेफर्ड एज अ वेलोसिटी पोटेंशियल थ्योरी। अच्छा, ये अब आ जाते हैं स्ट्रीम फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर टू डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल फ्लो, और इससे लैप्लास इक्वेशन को ड्राइव करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर अ टू डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो वी हैव एक्सप्रेस द वेलोसिटी पोटेंशियल u एंड v इन टर्म्स ऑफ बोथ स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल। अब याद रखें, अभी हमने वेलोसिटी पोटेंशियल को भी u और v को वेलोसिटी पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख लिया, स्ट्रीम फंक्शन की फॉर्म में भी हमने पहले पढ़ा। तो u और v देखें दोनों लिखें टू डायमेंशनल के लिए कि u पार्शियल साई और पार्शियल वाई होता है, और v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई और पार्शियल एक्स होता है, या फिर फाई के लिहाज से ये होता है। अब u और v इनटू इरोटेशनलिटी कंडीशन। अच्छा, इरोटेशनलिटी कंडीशन क्या थी भला टू डायमेंशनल के लिए? पार्शियल v ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू जीरो। ये इरोटेशनलिटी कंडीशन है, अगर आप लोगों को याद हो ये रही है रोटेशनलिटी कंडीशन। डेल क्रॉस v इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू कहाँ पे निकाली? ये रही। तो इसमें टू डायमेंशनल के लिए जिसमें सिर्फ x और y इन्वॉल्व हैं वो ये वाला कंपोनेंट है कि पार्शियल v ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर इरोटेशनलिटी कंडीशन के अंदर अगर हम u और v की जगह पे पार्शियल साई और पार्शियल वाई वाली वैल्यूज को सेट पुट करें तो डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो आता है, और जो कि हमारे पास क्या है लेप्लास इक्वेशन जो है ना वो बन रही है। अच्छा, अगर हम u और v की वैल्यू को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अंदर पुट करें पार्शियल और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल v और पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो, और अच्छा ये बात याद रखें कि जब इसको इसके अंदर पुट करेंगे आप लोग तो कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं? आप फाई वाली पुट कर रहे हैं, तो लेप्लास इक्वेशन बनेगी।
अब ना आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने अब इसको दोबारा से देखना है, ये 2-3 थोड़ी सी ना वर्क गर्दानी करनी पड़ेगी। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जब हमने वेलोसिटी पोटेंशियल को डिफाइन कराया है ना, हमने कहा कि ये इररोटेशनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इररोटेशनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0 को ट्रिवियली सेटिस्फाई करता है, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता है, तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है। ये कौन? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। जबकि अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करवाया था किसी चैप्टर में, वो शायद 5th चैप्टर में हमने डिफाइन करवाया था, मैं देख लेता हूँ स्ट्रीम फंक्शन। जब हमने स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करवाया था ना, मैं वो साइड पे देख रहा हूँ, जैसे मुझे नजर आता है मैं वहां लेके चलता हूँ। वहां हमने कहा था कि स्ट्रीम फंक्शन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ट्रिवियली सेटिस्फाई करता है। याद है किसी को? स्ट्रीम फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ट्रिवियली सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये यहाँ पे आता है स्ट्रीम फंक्शन में आप लोग। जी सर, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो पर करता है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी और पार्शियल वाई इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये मैं देख लूं कौन से चैप्टर में था भला वो स्ट्रीम फंक्शन, अब मुझे नजर नहीं आ रहा इसकी। सर चैप्टर 5। सर चैप्टर नंबर वैसे तो वो सेकंड में भी था, 5th में भी पढ़ा है। स्ट्रीम फंक्शन, ओके, ये आ गया, ये रहा स्ट्रीम फंक्शन। गुड। ये जब हमने फर्स्ट टाइम डिफाइन करवाया है ना, जी ये रहा स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन को u और v के लिए जब डिफाइन करवाया ना, u इज इक्वल टू पार्शियल साई और पार्शियल वाई, v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई, तो ये ऑटोमेटिकली किसको सेटिस्फाई करता था? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ट्रिवियली सेटिस्फाई कर रहा था। अच्छा, और जो वेलोसिटी पोटेंशियल है ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अब बताएं? ये तो अभी हमारा चल रहा है ना टॉपिक। जी, वेलोसिटी पोटेंशियल किसे ट्रिवियली सेटिस्फाई करता है? इररोटेशनैलिटी कंडीशन को, डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0 को। किसको सेटिस्फाई कर रहा है ट्रिवियली? डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0 को। और डेल क्रॉस v का ये कंपोनेंट है टू डायमेंशन में ना, पार्शियल v ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। आप इसमें जब u और v को पुट करेंगे फाई वाली वैल्यूज, तो इसको ट्रिवियली सेटिस्फाई करेगा, 0 ही आंसर देगा। लेकिन आप मुझे दोबारा से अगर एक बार बता दें तो फिर मैं इसके बाद इसको कंटिन्यू करूं। स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए ट्रिवियली सेटिस्फाई होता है? सर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को। और वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल सर ये रोटेशनल के लिए है, रोटेशनल के लिए। अब सुने, अब हमने ये किया कि इररोटेशनैलिटी के लिए कंडीशन के लिए आती थी वेलोसिटी पोटेंशियल। अब हम स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यूज को उठा के, वैल्यू स्ट्रीम फंक्शन की उठाएंगे और पुट करेंगे किसमें? इररोटेशनल में। और वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यूज को उठाएंगे और पुट करेंगे कंटिन्यूटी में। तो ये उनको ट्रिवियली सेटिस्फाई नहीं करेगा, बल्कि लैप्लास इक्वेशंस जनरेट होंगी। क्या जनरेट होंगी? जी सर, पोटेंशियल इक्वेशन, लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है ना? जी सर। ये देखें इक्वेशन, और ये कैसे आई हैं? ये अब हमें पता चल गया कि कंटिन्यूटी के अंदर स्ट्रीम फंक्शन की सॉरी वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यूज को पुट किया है, u और v की, और इररोटेशनैलिटी कंडीशन के अंदर हमने वैल्यूज को पुट किया है स्ट्रीम फंक्शन वाली। तो ये लैप्लास इक्वेशन बन गई। एन इक्वेशन दैट राइजेस मेनी एरियाज ऑफ द फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। लैप्लास इक्वेशन के इंपॉर्टेंट है, फाई और साई जो है वो लैप्लास इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका हमें ये भी पता चल गया। अच्छा, तो ये एक टेबल बना दिया। इस टेबल को जरा गौर से देखें कि स्ट्रीम फंक्शन की ये डेफिनेशन है, ये स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन है ना, पार्शियल साई और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल साई और पार्शियल एक्स, और निचला है वेलोसिटी पोटेंशियल की। अच्छा, ऑलवेज सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाइड कब होते हैं? इनकम्प्रेसिबिलिटी को, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को स्ट्रीम फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करता है।
और इररोटेशनैलिटी को वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करता है। लेकिन लेप्लास इक्वेशन को तब सेटिस्फाई करते हैं जब स्ट्रीम फंक्शन को इररोटेशनल के ऊपर अप्लाई करवा दिया जाए और वेलोसिटी पोटेंशियल को इनकंप्रेसिबल यानी कि कंटिन्यूटी के ऊपर अप्लाई करवा दिया जाए, तो लेप्लास इक्वेशंस जनरेट होती हैं। ये वही बात जो मैंने अब आप लोगों को प्रीवियस आर्टिकल से दिखा के एक दूसरे के साथ रिलेट की थी, ये वही बात है जो कि कंप्लीट हो गई। जी, यहां तक का कोई डाउट है तो आप वो बताएं आप। जी बेटे, बात समझ आ गई है ना? यस सर। ये ले। ओके, अब इसी तरीके से हमारे पास ये जो अगर आप लोगों को याद हो स्ट्रीम फंक्शन के अंदर जब हमने स्ट्रीम फंक्शन को भी डिफाइन किया था, कितनी देर लगेगी दाऊद भाई आपको लिखने में? नहीं, एक ही लिख। निमरापी आपकी आवाज आ रही है। जी बच्चों मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया था दरमियान में अभी जी सर, आवाज आ फ्यू सेकंड्स के लिए। हाँ जी, ये दोबारा से ओके ऑटो कनेक्टेड हो गए। वेल चलें। हाँ जी, मैं बात कर रहा था, आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि, बल्कि ये हो गया, चलो टेबल इसके अंदर हो गया। इसी तरीके से जब हमने स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन किया था तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो भी डिफाइन किया था, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में वी आर और वी थीटा की वैल्यूज ये होंगे। इन सेक्शन 5.2 showed that the stream function is constant along any streamline। ये सेकंड चीज जो हमने प्रूव की थी कि स्ट्रीम फंक्शन जो है दैट वाज कांस्टेंट along any streamline। तो डी साई की वैल्यू ये थी, डी साई इज इक्वल टू 0 हमारे पास वहां पे आया था, और स्लोप ऑफ स्ट्रीमलाइन जो निकाली थी दैट वाज यू वी ओवर यू निकाली थी। तो अब इसी तरीके से हम ये चेक करते हैं कि फाई कांस्टेंट कब होगा। याद रखें वो लाइन जहां पर फाई कांस्टेंट होगा वहां पे डी फाई इज इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियस है। तो अलॉन्ग ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 0 होगा। और स्लोप ऑफ पोटेंशियल लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन जो थी वो लाइन थी जहां पर साई कांस्टेंट होता है, और स्लोप ऑफ पोटेंशियल लाइन वो लाइन होती है जहां पे फाई कांस्टेंट होता है। तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल लाइन डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे और फाई एट फाई फाइंड आउट करेंगे, यानी कि माइनस पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स और पार्शियल फाई और पार्शियल वाई, यानी कि माइनस यू ओवर वी। तो अब हमें पता चल गया कि जब आप लोग स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन निकालते हैं तो वो वी ओवर यू होता है, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ साई था ना, तो वो वी ओवर यू होता है। और जब आप लोग स्लोप ऑफ पोटेंशियल लाइन निकाल रहे होते हैं तो वो हमारे पास माइनस यू ओवर वी की फॉर्म में आता है। तो ये दोनों की वैल्यूज जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब आगे है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसकी एग्जांपल कि अब हमने इसकी एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है, या इसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करवाएंगे तो ये कैसे जो है ना सॉल्व हो पाएगी। तो एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल को देखते हैं जी। एग्जांपल को कौन रीड करेगा? ओह, एक और चीज रहेगी थोड़ी सी। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन यानी कि लाइन ऑफ साई कांस्टेंट वो वी ओवर यू आई है ना, और स्लोप ऑफ पोटेंशियल लाइन यानी कि लाइन ऑफ कांस्टेंट फाई, यानी कि वो लाइन जहां पर साई कांस्टेंट है उसकी स्लोप वी ओवर यू है, जहां पर फाई कांस्टेंट है उसकी स्लोप माइनस यू ओवर वी है। आप इन दोनों की स्लोप को देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं? दोनों की स्लोप में कोई रिलेशन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, रिलेशन है, रेसिप्रोकल है और नेगेटिव है डायरेक्शन। अच्छा, अगर स्लोप से एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो और नेगेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो
तो क्या उनमें कोई आपस में रिलेशन होता है? सर डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, नहीं इनवर्स हो सकता है। नहीं सर ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगी। हमने पढ़ा हुआ है अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ना लाइंस, तो उनकी स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं, या उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों की स्लोप्स को अगर आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखें तो v से कैंसिल हो जाएगा, u से आंसर -1 आएगा, या यूं कह लें कि वो एक दोनों की स्लोप्स जो है एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। ऐसा ही है ना? जी सर। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 6.34 और 6.35, we see that the slope of constant psi line at any point is negative reciprocal of slope of constant phi। कि slope of constant psi और slope of constant phi line जो है, दोनों की जो slope है एक दूसरे का negative reciprocal है। This means that line of constant psi and constant phi are orthogonal। तो जिस line के along psi constant रहते हैं और जिस line के फाई कांस्टेंट रहता है, ये दोनों एक दूसरे का के ऑर्थोगोनल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, अभी एक बच्चे का मुझे मैसेज आया है कि मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, बाकियों को? निम्रा रियाज ने मुझे किया मैसेज। जी सर हो रही स्क्रीन हो रही है, मतलब वो इनका इशू हो रही है। मतलब ये इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटे बोले। सर मुझे भी पहले नहीं शो हो रही थी, अब रिकनेक्ट किया है तो अब शो होने लगी है। ओके ओके, मतलब वो आप लोगों के एंड की तरफ होगा। मेरे पास तो बाय चांस एक डिस्कनेक्ट हुआ क्योंकि वो वाईफाई जैसे वो बंद हुई तो मैंने दूसरे से कर लिया था कनेक्ट। ओके, वो मेरे ख्याल है कोई 5-10 मिनट अपना जो 1-8 मिनट सिर्फ डिस्कनेक्ट रहा है मेरे एंड से। सर ये इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी चली जाए ना ज्यादा तो उस दिन भी आ जाता है मसला। ओके 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 जेंटलमैन, ये आ गई है जी एग्जांपल वेलोसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड। अब याद रखें ये एग्जांपल अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है। क्वेश्चंस आप लोगों को असाइन होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना? ये और वेलोसिटी पोटेंशियल ये स्ट्रीम फंक्शन से रिलेटेड भी है और वेलोसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड भी है। कैसे भला? स्टेटमेंट को रीड करें। आप लोगों को नजर आ रही है ये स्टेटमेंट? कौन रीड करेगा इसको? अस्सलाम वालेकुम जी सर।